आज हम वर्णमाला के बारे में बताएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। वर्णमाला में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, वर्णमाला स्टार्ट करते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं? सबसे पहले वर्णमाला कहते हैं वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला कह सकते हैं, या ऐसे भी कह सकते हैं वर्णों के व्यवस्थित क्रमबद्ध समूह को हम वर्णमाला कह सकते हैं। अब बात करते हैं वर्णमाला। अब वर्णमाला को वर्णमाला क्यों कहा गया है? क्योंकि वर्णमाला में सभी जो वर्ड हैं वो क्रमबद्ध समूह से या क्रमबद्ध क्रम से लगे हुए होते हैं। जैसे अ के बाद आ आएगा, उसके बाद ई आएगी, इस तरह से हम वर्णमाला इसे कह सकते हैं। बात करते हैं वर्णमाला। तो वर्णमाला को दो भागों में बांटा गया है। एक बात करते हैं स्वर को हम अच कहते हैं और व्यंजन को हल कहते हैं। स्वर जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं उसे हम स्वर कहते हैं। जैसे आ, ई, उ, ऐसे आ, ई, ये स्वर हैं। और जो व्यंजन की बात करते हैं इनको बोलते हैं हल। स्वरों की सहायता से बोले जाते। जैसे मैंने बोला क, तो क प्लस अ, क पे हमेशा ध्यान रखना है कि नीचे हलंत लगेगा, जब भी वो आधा अक्षर माना जाएगा क। ठीक है। उसके बाद व्यंजनों की संख्या की बात करें तो 33 है। और वर्णमाला को हमने दो भागों में व्यवस्थित कर दिया, उसके बाद डिटेल से समझेंगे। लेकिन जो फैक्ट क्वेश्चन बनते हैं वर्णमाला पे बेसिक, उसे हम बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वर्णमाला की सबसे छोटी मौखिक इकाई। तो सबसे छोटी मौखिक इकाई की बात करें तो ध्वनि। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई की बात करें तो वर्ड। भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई, सार्थक मतलब जिसका कोई अर्थ हो, उसे हम बोलेंगे शब्द। नेक्स्ट अब बात करते हैं स्वरों का वर्गीकरण। स्वर के वर्गीकरण में बात करते हैं सबसे पहले मात्रा के आधार पर। मात्रा के आधार पर स्वर तीन भागों में बांटा गया है: ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर। ह्रस्व स्वर की बात करते हैं, इसमें बोलने में कम समय लगता है बजाय दीर्घ और प्लुप्त के। तो बात करते हैं उदाहरण के तौर पर अ, ई, उ और री, ये चार वर्ड आते हैं इसके अंदर। अ को बोलेंगे तो बहुत कम समय लगेगा इसे बोलने में। उसके बाद दीर्घ स्वर की बात करते हैं तो ह्रस्व स्वर की तुलना में दोगुना समय लगेगा इसमें। जैसे बोला अ बोलेंगे, देखो अ, और उसके बाद बोलेंगे आ, तो दोगुना समय लग रहा है कि नहीं। उसके बाद ये उसकी उदाहरण है आ, ई, उ, ए, ओ और ए इत्यादि, सभी इनके उदाहरण हैं। उसके बाद प्लुप्त स्वर की बात करते हैं, इसमें दीर्घ स्वर और ह्रस्व स्वर की तुलना में तिगुना समय लगेगा। इसका उदाहरण है वो। मोस्टली ये पूछा नहीं जाता है। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट। अब बात करते हैं मुख आधार पर। मुख आधार पर स्वरों का वर्गीकरण तीन प्रकार से किया गया है: अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अग्र स्वर की बात करते हैं जो जीव के अग्र वाले हिस्से से बोले जाते हैं। या इसकी ट्रिक बताएं कि आगे आगे कौन बोलता है। तो आगे आगे अब लेडीज फर्स्ट बोला जाता है ना, तो इस तरह से इसे हम याद रख सकते हैं। ई वर्णमाला में स्वरों में ई जितने भी स्त्रीलिंग शब्द हैं उसे हम आगे रखेंगे। उसके बाद मध्य में कौन रखेंगे? जो बच्चा होगा, छोटा होगा, उसे मध्य में रखेंगे। तो इसमें अग्र स्वर में ई और छोटी ए, बड़ी, छोटी ए, बड़ी ए, ये रखेंगे। मध्य में सबसे छोटा बच्चा होगा, मध्य में रखेंगे उसे, तो मतलब छोटा आ। उसके बाद पश्च स्वर, जो ध्वनि पश्च से बोली जाती है या पिछले भाग से बोली जाती है, तो उसे हम, या उसके बाद ऐसे भी ट्रिक बना सकते हैं इसकी। जैसे अग्र हो गया, पश्च हो गया। आप सबसे बाद में कौन बोलेगा? जो बड़े बड़े व्यक्ति होंगे उन्हें बाद में। तो उसके पश्च स्वर जैसे आ, ई, उ, बड़ा ऊ, छोटो और बड़ो, इसे बोल सकते हैं। तो पश्च स्वरों का वर्गीकरण इस तरह से किया गया है जो मुख आधार पर। अब बात करते हैं ओष्ठ के आधार पर। ओष्ठ के आधार पर बात करें तो ओष्ठ के आधार पर दो प्रकार से बांटा गया है स्वरों को: व्रतमुखी और आवृतमुखी। व्रतमुखी जिसमें ओष्ठ व्रत की तरह दिखेंगे। जैसे अ, उ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और छोटा ऊ और बड़ा ऊ गोलाकार आकृति में दिखेंगे व्रतमुखी में। आवृतमुखी में देखेंगे तो जितने भी जो बिना गोलाकार दिखेंगे, जितने भी वर्ड हैं अ, ई, उ, ए, जितने वर्ड हैं ये सब उसी तरह से बिना गोलाकार आकृति के आधार पर दिखेंगे। उसके बाद मुख द्वार पे आधार पे बात करते हैं। ये चार प्रकार के: समृत स्वर, अर्धसमृत, विव्रत और अर्धविव्रत। समृत हैं, समृत स्वर हैं ई और उ, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। उसके अर्धसमृत ए ओ,
विव्रत आ और अर्धविव्रत की बात करते हैं अ, ए, ओ, औ। इसके बाद पढ़ते हैं अयोगवाह। अयोगवाह के अंदर आते हैं अनुस्वार और विसर्ग, इन्हें हम अयोगवाह में काउंट करते हैं। अब बात करते हैं व्यंजन। व्यंजन जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं इसको हम हल कहते हैं। और व्यंजन में बात करते हैं, व्यंजनों का वर्गीकरण। सबसे पहले है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन की संख्या है 25। उसके बाद अंतस्य व्यंजन, इनकी संख्या है 4, यह अलग। ऊष्मी व्यंजन, इनकी संख्या है 4। और संयुक्त व्यंजन है, इनकी संख्या 4। स्पर्श व्यंजन की संख्या है 25। स्पर्श व्यंजन क वर्ग से लेकर प वर्ग तक है। स्पर्श व्यंजन की संख्या है 25, जो क वर्ग से लेकर प वर्ग तक है, जिसको हम क वर्ग को बोले हैं कंठ, च वर्ग की ध्वनि को बोलेंगे हम तालु, ट वर्ग की ध्वनि को बोलेंगे मूर्धन्य, और त वर्ग की ध्वनि को बोलेंगे दंत, और प वर्ग की बोलेंगे ओष्ठ। इनकी संख्या है 25। उसके बाद अंतस्य व्यंजन की बात करें तो य और लव, इनकी संख्या है 4। य और व को हम अर्धस्वर बोलते हैं। अर्धस्वर क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम य का प्रयोग स्वर में भी कर सकते हैं और व्यंजन दोनों तरह से कर सकते हैं। इसे कैसे? जैसे महिलाएं, हम छोटी एक महिला इस तरह से भी लिख सकते हैं और महिलाओं का प्रयोग य की तरह भी कर सकते हैं, तो इन दोनों को हम अर्धस्वर बोल सकते हैं। जैसे कौवा इस तरह से भी लिख सकते हैं और कौवा इस तरह से भी लिख सकते हैं। उसके बाद ऊष्मी व्यंजन की बात करते हैं। ऊष्मी व्यंजन की संख्या है 4, स, स, ह। उसके बाद संयुक्त व्यंजन की बात करते हैं। संयुक्त व्यंजन की संख्या है 4, छ, त्रेय, स्र और ज्ञ। इस तरह से संयुक्त व्यंजन की संख्या है। अब इनको हम कैसे विभाजित करते हैं, संयुक्त व्यंजन को हम बताएंगे अभी। संयुक्त व्यंजन को हम विभाजित करते हैं। क प्लस स, त्र को बोलते हैं त प्लस र, और ज्ञ को बोलेंगे ज प्लस य, और स को बोलेंगे स प्लस र। इस तरह से संयुक्त व्यंजन का हम वर्गीकरण करेंगे। इस तरह से व्यंजन भी समाप्त होते हैं